आज कुछ है 12-20 से 1-20 कोई सम्मान समारोह है, वो क्या बोलते हैं टेस्ट वालों का जिनका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पार्टी ले लेनी इससे। क्या भाई, ये क्या आ गया नया? सही है भी, देखो ट्राई करते हैं क्या। ओके, क्या पढ़ा था लास्ट? क्या पढ़ा था लास्ट बेटा? चल मैंने स्टार्ट कर दिया था क्या? अच्छा ठीक है, पर अपन सही सिद्धांत पे जा रहे थे, उसी पर चलते हैं डायरेक्ट। तरल मोजेक मॉडल। देखो तरल मोजेक मॉडल, हिंदी में तो तरल क्रिमिर, इसको एक वर्ड और देते हैं, ऐसा एक वर्ड देते हैं क्रिमिर, क्रिमिर मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटर में, हाँ तरबूज मॉडल, या गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं। ये मुझे लग रहा है इंडियंस ने इनाम दिए हैं ये जरूर। तो ये तरल मोजेक मॉडल समझने के लिए इसको वाटरमेलन या गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। ओके, अब सुन लो, फिर आराम से नोट करना, टाइम देंगे अपन आराम से। पहले सुन लो बेटा प्लीज। ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, 1972 में ये नियम, ये समझाया था इन्होंने। लिख लेना आराम से बाद में बेटा प्लीज। यह संरचना व कार्य दोनों को समझाता है। कोशिका की संरचना और कार्य दोनों को समझाने का काम करता है ये वाला मॉडल। सर्वमान्य मॉडल है, सबने माना है, यूनिवर्सल है, सर्वमान्य मॉडल है। इसके अनुसार संगठन क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप कॉमन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो प्रोटीन होता है, फिर लिपिड होता है और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है। प्रोटीन जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट 52 to 58%, लिपिड जो होता है वो ऑलमोस्ट 40%, और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2%। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जनरली किसके रूप में होता है, तो या तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होता है, या वो ग्लाइकोलिपिड के रूप में होता है, अकेला नहीं होता, प्रोटीन या लिपिड से मिलकर रहता है। तो 1 से 2% ही होता है। ये नहीं दिख रहा क्या? ठीक है ना? ओके, तो ये होता है, लेकिन प्रोटीन थोड़ा वेरियस होता है अलग अलग कोशिकाओं में। लिपिड में भी याद रखना, स्पेशली जो मिलता है वो फॉस्फोलिपिड मिलता है। कौन मिलता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा, और फॉस्फोलिपिड में भी जो सबसे ज्यादा मिलता है वो होता है लेसिथिन। कौन सा फॉस्फोलिपिड बेटा? कोई पूछे कि कौन सा फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा मिलता है, तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अपन और चले तो कार्बोहाइड्रेट तो हम बता ही दिया 1 to 2% होता है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में। लेकिन अगर आप ह्यूमन आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का भी एनसीईआरटी में दिया है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में उसका आंसर दे रहा हूं। उन्होंने केवल 2 कंटेंट बताए, प्रोटीन बताया उन्होंने 52%, और फॉस्फोलिपिड बताया उन्होंने कितना, फॉस्फोलिपिड बताया उन्होंने 40%। उसके बारे में इन्होंने और कुछ जानकारी वानकारी नहीं दी। तो जो एनसीईआरटी वाला डाटा है वो भी मैं लिखा देता हूँ। ओवरऑल डाटा मैंने बता दिया आपको कि वेरियस होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, फिर मिनरल्स वगैरह भरे रहते हैं। तो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अदरवाइज कॉमन निकाले तो ये आएगा, मतलब तीनों कंटेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ध्यान रखना इनको, फॉस्फोलिपिड की लेयर्स के अंदर प्रोटीन होता है कुछ इस तरह से, फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को भी अभी समझा दूंगा क्यों ऐसा बना रहा हूं मैं। ऐसे एक लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड अणुओं से बनती है। ये जो समांतर लेयर होती है, थोड़ा सा इसको अपन डिफरेंट करके भी बता देंगे। ठीक है, और एक लेयर इसके पैरेलल होगी,
इस तरह का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है ताकि क्या हो, एक हाइड्रोफोबिक बैरियर बने। मैं बोल रहा हूं कि जल विरोधी अवरोध बने, ताकि सेल मेम्ब्रेन एक्वस एनवायरमेंट से, मतलब तरल माध्यम से, जल से बच सके। वो बता दूंगा आगे में कैसे होता है। इस तरह की लेयर्स होती है। दोनों लेयर्स को अपन थोड़ा सा अलग करके पढ़ रहे हैं ताकि समझ में भी आएगी। दोनों लेयर को अलग करें तो किस तरह की दिखाई देगी। ये कुछ इस तरह की दो लेयर्स होती है, पैरेलल लेयर बोलते हैं इसको। तो अगर बोले कि क्या है ये, तो हम आंसर दे सकते हैं फॉस्फोलिपिड की दो समांतर परतें। फॉस्फोलिपिड की दो समांतर परतें, ये अरेंजमेंट समांतर होता है, ध्यान रखना, समांतर परतें, ये दो समांतर परतें। फिर इनके अंदर बहुत सारे प्रोटीन अरेंज होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन अरेंज होते हैं। जैसे ये कुछ प्रोटीन यहां पर है, जैसे गुलाब जामुन पड़ा रहता है ना, वैसे पड़े रहते हैं अलग अलग। और कुछ बड़े प्रोटीन भी होते हैं जो पूरी मोटाई को कवर करते हैं, पूरी मोटाई में होते हैं ये वाले प्रोटीन। इस तरह कुछ प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने के लिए बने होते हैं, इन्हीं से मटेरियल आके ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाले प्रोटीन है। अच्छा, बाहर की तरफ कुछ शाखाएं होती है, कुछ शाखाएं जो इस तरह रहती है, जो बाहर की तरफ भी मिलेगी, अंदर की तरफ नहीं मिलेगी आपको, ये वाला। इन सबके नाम हम लिख लेते हैं क्या है एक्चुअल में। ये तो ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये कुछ शाखाएं, और इसका भी नाम लिख लेंगे। देखो इनको नाम दे देते हैं अपन। ये जो है इनको बोलते हैं बेटा टनल प्रोटीन, टनल या पोरीन प्रोटीन। ये पूरी लेंथ में होते हैं और इनका काम होता है परिवहन में सहायता करना, परिवहन में सहायक। ठीक है। फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉस्फोलिपिड की वजह से फ्लूइडिटी होती है, इसके कारण अर्ध तरल प्रकृति होती है। इसके कारण फॉस्फोलिपिड की वजह से अर्ध तरल प्रकृति होती है, जो निम्न में सहायक है। अर्ध तरल प्रकृति है और इसी की वजह से बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि स्त्रवण, जैसे कि डिवीजन, जैसे कि वृद्धि, ग्रोथ। तो ग्रोथ, डिवीजन, स्त्रवण, आसपास की कोशिकाओं से इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया बेटा? यस, अंतःक्रिया। इंटरेक्शन करना, आसपास की कोशिकाओं से अंतःक्रिया करना, वृद्धि करना, डिवीजन करना, स्त्रवण करना, इन सब में सहायता करती है कौन? अर्ध तरल प्रकृति, क्वासी फ्लूइड नेचर। और अर्ध तरल प्रकृति होती है किसकी वजह से? फॉस्फोलिपिड की वजह से। अरे क्लियर है? अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं इनमें जो इसको स्थायित्व देने का काम करते हैं, इनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो इनके अंदर ध्यान रखना कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है मेम्ब्रेन में। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, यांत्रिक सहारा देना, मजबूती देना। यांत्रिक सहारा देना झिल्ली को, ये काम है कोलेस्ट्रॉल का। अर्ध तरल प्रकृति देना काम है प्रोटीन। अच्छा, तो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सटेंसिंग और इंट्रेंसिंग। एक्सटेंसिंग और इंट्रेंसिंग, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। ये ज्यादा होते हैं, ये अप्रोक्स 70% होते हैं, ये अप्रोक्स 30% होते हैं। ये बाहर रहते हैं तो इनको पृथक करना आसान है, पृथक करना आसान। बाहर ही होते हैं, ये बहुत अंदर गड़े होते हैं, इनको पृथक करना मुश्किल है, पृथक करना कठिन, इनको अलग करना कठिन है बहुत ज्यादा। ये बहुत अंदर दबे धसे रहते हैं इसमें। उसमें वर्ड भी यूज हुआ है, बर्ड इन द इनर लेयर, मतलब अंदर लेयर में धसे रहते हैं, इंट्रेंसिंग। ठीक है। और ये जो शाखाएं तुमने लिखी है ना, ये शाखाएं, ये बनी होती है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड की। किसकी बनी होती है? वो जो कहते हैं ना 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, वो शाखाएं बनाता है, 1 to 2%। और इसका काम है कोशिका पहचान, सेल पहचान में। एक कोशिका दूसरी कोशिका की जो पहचान करती है ना, वो ये शाखाएं ही करती है। जैसे एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानती है, हमारी
एक कोशिका दूसरी कोशिका को आइडेंटिफाई कर लेती है। वो कोशिका वो केवल शाखाओं की वजह से हो पाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड की वजह से अर्ध तरल, जिसकी वजह से क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन की, जहां सबका अपना अपना रोल है। कोलेस्ट्रॉल का भी रोल है, प्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट में। हमें फॉस्फोलिपिड की बात कर दो। फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल, बेटा देख लेना एक बार प्लीज। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। टेल में भी ध्यान रखना अनसैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, दो तरह की टेल होती है इसमें। इसलिए वो दो बनाए, नहीं तो एक ही बना देते, क्या फर्क पड़ता। ऐसा भी तो बना सकते थे, ऐसा क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि दो टेल है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हेड है, ये है जल स्नेही, जल स्नेही पोलर, पोलर मतलब ध्रुवीय, ये ध्रुवीय होता है और जल स्नेही होता है। टेल जो होती है ना, वो जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक और अध्रुवीय होती है, नॉन पोलर होती है। और ये अरेंजमेंट इस तरह का होता है, समझो ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि यहां पर एक अच्छा खासा हाइड्रोफोबिक बैरियर बन जाता है, जल विरोधी बैरियर बन जाता है, जो कोशिका झिल्ली को एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब क्या बोले, जलीय वातावरण से बचा के रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। मैं लिख देता हूं, सैचुरेटेड टेल ऑफ phospholipid arranged near to each other and made a hydrophobic barrier that prevent, अच्छा सॉरी यार, और मैं भूल गया, चलेगा ना इतना, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पीछे नहीं तो मैं हिंदी में लिख दूंगा, कोई इश्यू नहीं मुझे, चलेगा ना, ठीक है। तो सैचुरेटेड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड अरेंज नियर टू ईच अदर एंड मेड अप हाइड्रोफोबिक बैरियर, जो कोशिका झिल्ली को तरल माध्यम से बचाता है या जलीय माध्यम से बचाता है, जलीय माध्यम से बचाता है, सुरक्षा देता है। ये आप लिख लेना बेटा प्लीज, यहां से यहां तक एक बार नोट करो, फिर आगे की बातें और है झिल्ली के बारे में जो करेंगे, लिख लेंगे। एनसीईआरटी कवर हो रही है इसमें, ठीक है। और कोशिश है कि कम से कम 90-95% एनसीईआरटी कवर कर दें।
चेंज कर दो मैं से। इसमें जो इंटरेक्शन दिया है ना, उसके लिए एनसीईआरटी ने एक प्रॉपर वर्ड दिया है, इंटर सेलुलर कनेक्शन। इंटरसेलुलर कनेक्शन, अंतर कोशिकीय संयोजन, दो कोशिकाओं के बीच में संयोजन। थैंक यू। आ गए छुट्टी से? तो काम लग तो रहा है, मन हो तो रहा है, लेकिन
वैसे कौन है उधर, कोई है ही नहीं। विशरण, एक है परासरण और एक है सुसाध्य विशरण। सुसाध्य विशरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तीन तरह के होते हैं ये निष्क्रिय। विशरण क्या है? तो किसी भी पदार्थ का खुद से अधिक सांद्रता से कम की तरफ चले जाना, जैसे आपने परफ्यूम रख दिया, पेट्रोल रख दिया, उड़ गया। सुसाध्य विशरण क्या है? वाहक की सहायता से अपनी अधिक, जा तो अधिक से कम ही रहा है लेकिन खुद से नहीं जा रहा, किसके लिए जा रहा है? वाहक की सहायता जा रहा है, वो सुसाध्य है। इसमें भी तीन होते हैं, सिंपोड, एंटीपोड, यूनिपोड, सब हट गया। और परासरण क्या होता है? परासरण में विलियन पे जाता है, जाता तो खुद की अधिक से खुद की कम की तरफ है, लेकिन इसकी परिभाषा विलियन में बनाई जाती है। किसी भी पदार्थ का कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की हो जाना। तो ये कम से अधिक जा रहा है तो इसमें ये नहीं आएगा। क्यों? परासरण की परिभाषा मैंने लिखी, इसमें जल कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर जाता है, तो इधर आना चाहिए ना। ये तो वो विलियन के आधार पे दे रहा हूं, ये खुद के आधार पे चल रहा है। समझ में आ गई बात? ये जो मैंने लिखा है ना, कम से अधिक या अधिक से, ये खुद की स्वयं की बात हो रही है। और परासरण में हम बोलते हैं कि कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन। अब मैं परासरण को समझा देता हूं। ये मैंने लिखा कम सांद्र विलियन और ये मैंने लिखा अधिक सांद्र विलियन। मैंने विलियन सेम ले लिया समझाने के लिए कि 10 ग्राम चीनी इसमें भी डाली थी मैंने और 10 ग्राम चीनी इसमें भी डाली थी, लेकिन यहां पर जो जल लिया था मैंने वो 70 ml लिया था और यहां जल जो मैंने लिया था उससे 40 ml लिया था। तो आप देखो 40 ml जल 10 ग्राम चीनी, तो ज्यादा गाढ़ा हो गया, ये अधिक सांद्र हो गया। इधर मैंने विलय तो वही लिया, जल ज्यादा ले लिया, तो ये कम सांद्र हो गया। बोलो, तो जल किधर जाएगा फिर? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन। तो जल को देखो तुम, जल इधर कितना था? 70, इधर कितना था? तो खुद को देखो तो खुद तो अधिक से कम ही जा रहा है। यस और नो? वो तो आप विलियन के आधार पे बोल रहे हो, इसलिए बोल रहे हो कि कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर जा रहा है, लेकिन खुद को देखो जल को, तो जल किधर जाता है? इधर। तो खुद जल तो अपनी अधिक सांद्रता से कम की तरफ ही तो जा रहा है, तो वो उस आधार पर है। क्या परिभाषा कंफ्यूज कर देती है? अब तो है ही नहीं, तो ज्यादा बात ही नहीं कर सकते, पर याद रखना विशरण, परासरण और सुसाध्य विशरण। सुसाध्य विशरण मतलब वाहक की सहायता से। चलो इनकी डेफिनेशन ही लिखा दूंगा मैं यार, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। एक बार तो ये लिखो, फिर उन तीनों की डेफिनेशन लिखा। तीनों की परिभाषा लिखानी पड़ेगी, वो निष्क्रिय में आते हैं, विशरण, परासरण, सुसाध्य विशरण। और इधर जब कोई पदार्थ खुद की कम सांद्रता से अधिक की तरफ जाता है तब ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। कोई भी आयन पंप हो वो सब सक्रिय में आते हैं। अपनी बुक में परासरण विशरण की परिभाषा दे रखी है, देखना, तो मैं सबकी लिखवा दूंगा, दी हुई है, सही बात है ना। ये रहा, विशरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। ठीक है, पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ा दूंगा तीनों में। ये तो अपन ने लिखा दिया, कम से उसकी तरफ जाता है, खिलाफ होता है, एटीपी उपयोग करता है। ठीक है, कोई भी आयन पंप है, उन तीनों की परिभाषाएं लिखवा दूंगा। तो ऊर्जा के आधार पर परिवहन को दो पार्ट में डिवाइड करो, सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय में तो भाई कम से अधिक जा रहा है, खिलाफ जा रहा है, ऊर्जा खर्च कर रहा है, आयन पंप जितने भी है सब सक्रिय है। निष्क्रिय में तीन आ जाते हैं, तीनों की डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं अभी, दे रखी एक लाइन की परिभाषा है वहां पर। प्लांट फ्यूजन में वो चैप्टर बड़ा अच्छा था परिवहन वाला, वो हटा दिया, हार्ड चैप्टर था उसमें, टीपी, डीपीडी, वाटर पोटेंशियल, वो सब आते थे, पर वो हटा दिया चैप्टर। इजी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों धीरे धीरे। मैं तो सोच रहा था 2-4 चैप्टर और जोड़ देते। क्या बोलते बेटा? और क्या? एपिडर्मल टिश्यू आता था पहले, एपिडर्मल सिस्टम जिसमें स्किन आती थी, पहले वो हटा दिया, फिर और हटा दिया, छोटा करते जा रहे हैं, पता है क्या करेंगे। और छोटे छोटे क्लासेस वाले बच्चों को देखो, उनको खूब पढ़ा रहे हैं। वो एक कौन सा सीबीएसई के अलावा एक और चलता है ना, उनकी बुक्स देखो तुम, 10th क्लास के बच्चे को तुम्हारे बराबर पढ़ा रहे हैं, जितने सिस्टम चल रहे हैं सब 10th क्लास में आ रहे हैं। प्री फाउंडेशन नहीं बोल रहा हूँ, ये तो प्री फाउंडेशन तो चलो तैयारी करवा रहे हैं, स्कूल लेवल पे बता रहा हूँ। कोई सा एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा बोर्ड है, उस बोर्ड की बुक्स मैंने एक बार देखी, तुम्हारे जितने ना उससे उसके बराबर 10th क्लास में दे रहे हैं।
11 12 तो अलग है, बताओ कौन सा। आरबीसी आरबीसी की बुक्स में पहले जब आरबीसी बुक्स आती थी ना, वो तो बीएससी लेवल की थी। कभी देखना पुरानी बुक्स उठा के, 2 साल पहले या 3 साल पहले थी वो बुक। उसमें इकोलॉजी इकोलॉजी जेनेटिक्स देखना, वो बीएससी की बुक कॉपी करके डाल दी। हाँ मैं समझ गया, वो पूरी कॉपी करके डाल दी थी बीएससी की बुक से। वो 43 थे, लेकिन वो ऐसे थे जैसे इकोलॉजी के 4 5 6 चैप्टर थे उसमें से। चलो ये हो गया सबका। सबसे पहले विषण की परिभाषा लिखो आप। किसी भी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। किसी भी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। किसी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अपनी अधिक सांद्रता से ना, खुद की बात कर रहे हैं। अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। कम सांद्रता की ओर जाना। खुद की अधिक सांद्रता से कम जा रहा है विषण। परासरण में लिखो, परासरण में लिखो। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण, जल का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना। जल का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना। या एक परिभाषा और जो एनसीईआरटी ने दी, और जाना, या जल का विसरण द्वारा गति करना। जल का विसरण द्वारा गति करना परासरण कहलाता है। मतलब जल का विसरण ही परासरण है। जल का विसरण द्वारा गति करना परासरण कहलाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी ने दी है। जल का विसरण ही क्या है? परासरण है। अगर वाटर मूव कर रहा है, विसरण कर रहा है, तो वो परासरण ही कहलाता है। ठीक है, सुसाध्य विसरण में लिखो। सुसाध्य विसरण, पैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वाहक की सहायता से जाना। किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वाहक की सहायता से जाना। अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वाहक की सहायता से जाना, वेक्टर की हेल्प से जाना। वाहक की सहायता से जाना। तो जो कोशिका झिल्ली ना बेटा, उसमें ज्यादातर सुसाध्य विसरण ही होता है जल स्नेही अणुओं के लिए। नहीं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जल स्नेही अणु कोशिका झिल्ली में किस प्रकार का परिवहन करते हैं? विसरण, परासरण या सुसाध्य विसरण? क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है कि जल स्नेही अणुओं को ले जाने का काम टनल प्रोटीन करते हैं। यस और नो? तो वो ध्यान रखना। चलिए ठीक है, ये तो था किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। दिशा के आधार पर लिखो नीचे, परिवहन वापस लिखकर दिशा के आधार पर। ये तो ऊर्जा के आधार पर हो गया, वापस परिवहन लिख सकते हैं अपन दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब है कोशिका के अंदर परिवहन, सेल के अंदर प्रवेश या सेल में प्रवेश करना, कोशिका में प्रवेश करना। और इसका मतलब है एग्जिट फ्रॉम द सेल, कोशिका से बाहर निकलना, बाहर आना। अब अंदर भी अगर तरल आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस, और ठोस आ रहा है तो फेगोसाइटोसिस। इसमें भी 2 वर्ड आते हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तरल का प्रवेश और ठोस का प्रवेश। तरल का प्रवेश और ठोस का प्रवेश, ये भी लिख देना, कभी कभार कोई उटपटांग क्वेश्चन आ जाता है तो। चलिए, कोशिका झिल्ली से रिगार्डिंग हमने बातें कर ली।
वो सैंडविच मॉडल या इकाई कला मॉडल क्यों फेल हुए थे, क्या कमी थी उनकी? वो किसको नहीं समझा पाए थे? तरलता और चयनात्मक पारगम्यता को नहीं समझा पाए थे। ये पेज के ऊपर लिख लो या फिर सैंडविच मॉडल जहां लिखा वहां लिख लो, जहां भी जगह मिले तुम्हें लिख लेना कि सैंडविच मॉडल या इकाई कला मॉडल, सैंडविच मॉडल या इकाई कला मॉडल, सैंडविच मॉडल या इकाई कला मॉडल झिल्ली की तरलता, झिल्ली की तरलता व चयनात्मक पारगम्यता को नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाई। सैंडविच मॉडल या इकाई कला मॉडल झिल्ली की तरलता व चयनात्मक पारगम्यता को नहीं समझा पाया, तरलता व चयनात्मक पारगम्यता को नहीं समझा पाए। चलिए ठीक है, ये झिल्ली वाला काम हो गया। अगर शुरू में अपन ने जो डिवाइड किया था ना उसमें जाओ, भित्ति पढ़ ली, झिल्ली पढ़ ली, अब बचा एक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में भी कौन सा पार्ट आएगा सबसे पहले? सेल। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फिर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिल हमारे पास मेन टॉपिक रहेगा। कोशिका, वो अपशिष्ट पदार्थ वो सब नहीं है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, हेडिंग डालो, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? तरल या अर्ध तरल? अर्ध तरल, सेमी फ्लूइड है ना। एनसीईआरटी ने पिछली बार तरल को काट के अर्ध तरल करवाया है, तो आप लिख लो साइटोप्लाज्म में ये एक अर्ध तरल मैट्रिक्स की तरह कार्य करता है। यह एक अर्ध तरल मैट्रिक्स के समान कार्य करता है। यह एक अर्ध तरल मैट्रिक्स के समान कार्य करता है। जिसमें सबसे ज्यादा उपापचय प्रक्रियाएं संपन्न होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें सबसे ज्यादा उपापचय क्रियाएं पूरी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पूरी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा उपापचय प्रक्रियाएं पूरी होती है। सेमी फ्लूइड है ना? नहीं तो नहीं आ गई इसलिए, ये नहीं, इधर ये तो सही, हाँ यहाँ गलत लिखा हुआ। यस सर, अरे प्लीज। सर उसका एक क्वेश्चन था कि मेरे 2 प्राइज बाकी हैं, वो सब मैंने कहा आज मिल जाएंगे तुझे। मैं बोल दूंगा जी। ठीक है, क्या लिखा अपने? अर्ध तरल मैट्रिक्स पाया जाता है जहां उपापचय प्रक्रियाएं संपन्न होती है। नीचे लिखना ये शब्द स्ट्रासबर्गर ने दिया था। साइटोप्लाज्म शब्द ना स्ट्रासबर्गर ने दिया था, ये शब्द स्ट्रासबर्गर ने दिया था, ये शब्द स्ट्रासबर्गर ने दिया था। स्ट्रासबर्गर, बर्गर वो नॉर्मल जो खाते हो, स्ट्रास लगा देना बस, तो स्ट्रासबर्गर ने दिया था। अच्छा, साइटोप्लाज्म के लिए एक शब्द लिखा हुआ है कि इसमें वो सभी आवश्यक क्रियाएं होती है जो जीवन को, मतलब जीवन को लिविंग स्टेज में बनाए रखता है। एक ऐसा लाइन है एनसीईआरटी में, तो आप एक लाइन लिख लो, आप कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, कहाँ पर मुझे बता, पेज नंबर। भौतिक आधार में कि समग्र में? हाँ ये देखो, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। मतलब आप लिखो, इसमें वो सभी रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है, इसमें वह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी होती है, इसमें वह सभी रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है जो जो कोशिका की जीवित अवस्था के लिए आवश्यक है, कोशिका की जीवित अवस्था के लिए आवश्यक है, लिविंग स्टेट के लिए आवश्यक है, कोशिका की जीवित अवस्था के लिए आवश्यक है। कोशिका जीवित रहेगी नहीं रहेगी, वो सब रासायनिक अभिक्रिया यही होती है साइटोप्लाज्म। तो इतना सही, इसके बारे में कोई खास क्वेश्चन भी नहीं आता। कल से अपन स्टार्ट करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिकांक, तो आप हेडिंग डालो कोशिकांक, लिख के छोड़ दो, उस पर कल बात करेंगे। कोशिकांक, सेल ऑर्गेनिल्स, कोशिकांक।